बड़ी पुरानी कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, और भारतीय टीम के साथ इन दिनों कुछ ऐसे ही हो रहा है। वर्ल्ड कप से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं, और अब बांग्लादेश दौरा जैसे ही शुरू हुआ, मोहम्मद शमी इंजर्ड हो गए। यानी कि दो सीनियर तेज गेंदबाज पिछले दो दौरे से पहले इंजर्ड हुए, और ऐसे में अब उमरान मलिक को भारतीय टीम का बुलावा है। और ये एक सही फैसला है दरअसल। व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा उमरान मलिक जैसे गेंदबाजों को। और भारतीय सेलेक्टर्स कम से कम ये करते नजर आए। आनंद फानल में उमरान मलिक को कहा गया कि आप बांग्लादेश पहुंचे, लेकिन कुल मिलाकर एक जो अनफिट खिलाड़ियों की लिस्ट है उसमें मोहम्मद शमी का नाम भी इन्वॉल्व हो गया है। यानी कि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, न जाने कितने नाम आप जोड़ते चले आएंगे, अब उसमें एक नया नाम मोहम्मद शमी का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रनयुद्ध, और मैं हूँ राजीव मिश्रा, और हमारे साथ इस समय सबा करीम जुड़े हुए हैं, और अब से कुछ ही देर में राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सवाल ये तो हर दौरे से पहले इसको टोटका माने या एक अजीब सी बात हो रही है भारतीय टीम के साथ। कोई ना कोई तेज गेंदबाज जरूर इंजर्ड हो रहा है। अब मोहम्मद शमी भी उस लिस्ट में शामिल हो गए। इससे पहले जसप्रीत बुमराह, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा। अब जैसी दौर स्टार्ट होने को था, पहले प्रैक्टिस सेशन के बाद ये खबर आ गई कि अब मोहम्मद शमी ओडीआई सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ राजीव, और ये बहुत गंभीर समस्या है भारतीय टीम के जी। लिए। जो आपके मेन बॉलर्स जिनको आप विश्वास दे रहे हैं कि आने वाले समय में विश्व कप का हिस्सा बनेंगे, वो अगर इंजर्ड होते जा रहे हैं इस प्रकार से, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इनके आगे हमें देखना होगा। हमें जी। युवा पेस बॉलर्स को ढूंढना होगा, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन जो हमारे पेस बॉलर्स को हो रहा है उसको ध्यान में रखकर आपको तैयार करनी पड़ेगी एक नई फौज यंग पेस बॉलर्स की, जो कि फिट हों, जो ज्यादा ऊर्जा के साथ गेंदबाजी करें, ज्यादा आक्रामकता के साथ गेंदबाजी करें, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी करें। और जो आपने अगर आपने 3 या 4 या 5 बॉलर्स को, यंग पेस बॉलर्स को पिक कर लिया है, तो फिर उसके बाद ये काम बनता है एनसीए का, चयनकर्ताओं का, टीम मैनेजमेंट का, कि उनको आप ठीक प्रकार से ट्रीट करें, ठीक तरह से उनके फिटनेस को आप प्रोग्रेस आप मॉनिटर करें, और उनको आप सही टाइम पे सही सही टाइम पे खिलाएं, ताकि वो खिलाड़ी कम से कम इस प्रकार से चोटिल तो ना हो जाए, या ब्रेकडाउन नहीं जी। होना चाहिए। राजकुमार सर भी हमारे साथ है, विराट के कोच, और कोचिंग का लंबा अनुभव है उनके पास। राजकुमार सर, जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, और भारतीय क्रिकेट तो दो चार ओवर में लगभग हर दौरे के बाद, हर सीरीज से ठीक पहले कोई ना कोई इंजर्ड। अब देखिए, रविंद्र जडेजा इंजर्ड वर्ल्ड कप से पहले, फिर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड वर्ल्ड कप से पहले, प्रसिद्ध कृष्णा इंजर्ड, आवेश खान इंजर्ड, अब मोहम्मद शमी इंजर्ड। कैसे आप देख रहे हैं? क्या हम सही तरीके से रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं तेज गेंदबाजों का? क्या एक्चुअल रीजन क्या आपको लग रहा है, और वो भी दौरे से ठीक पहले, एक मैच पहले, अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो? अजी ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और हम लोग काफी बार इस बात कर चुके हैं इस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब से 1 1.5 साल पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्यों वर्कलोड मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो रहा है इन प्लेयर्स का? हम्म। या क्या रिहैब ठीक से नहीं हो पा रहा है इन प्लेयर्स का, कि ये जाते हैं एनसीए और पूरी तरह फिट नहीं होते, और इनको फिट करार दे दिया जाता है, और वो वापस आते हैं और शायद ब्रेक डाउन हो जाता है दोबारा से। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कोई तो परेशानी है कि लगातार इतनी ज्यादा इंजरियां एकदम से होने लगी हैं। और जरूर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और मुझे लगता है कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और एनसीए जरूर इस बात पे गौर कर रही होगी कि इतनी इंजरीज क्यों हो रही हैं, या वो इंजरीज इतनी जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, कि बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है फास्ट बॉलर्स का। और एक बार बैक पेन या शोल्डर पेन किसी फास्ट बॉलर को होता है, तो फिर वो रिकवरी बहुत लंबा समय लेती है राजीव। और जब हम्म। वापसी भी बॉलर करता है, तो उसे बहुत बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि मैं पूरे एफर्ट लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो रिहैब के लिए काफी लंबा समय चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें देखने की हैं, और जरूर बीसीसीआई और एनसीए देख रही होगी कि इस तरह के, कि एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि इतनी सारी इंजरीज हो रही हैं, और प्लेयर्स अनफिट पे अनफिट होते जा रहे हैं। राजकुमार सर, क्योंकि आप आए नहीं थे, सवा भाई से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी। तो मैं सवा भाई से पूछा कि यूयो टेस्ट इन दिनों क्यों गायब है? इंडियन क्रिकेट में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। विराट थे तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता था यूयो टेस्ट को, और यूयो टेस्ट हमेशा सुर्खियों में रहता था, क्योंकि कुछ सर्टेन खिलाड़ी थे जो यूयो टेस्ट देने से परहेज करते थे। क्या ये भी एक रीजन आप देख रहे हैं? यूरो टीम से अचानक चर्चा से नदारद है, किसी की फिटनेस में कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती। उस समय बहुत एक्सट्रीम था कि फिटनेस में बहुत ज्यादा बात हो। क्या फिटनेस सेकेंडरी हो गया इन दिनों, जिसकी वजह से इतनी इंजरी हो रही है? राजीव, अब मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी योयो टेस्ट हो रहा है या नहीं, लेकिन हाँ, विराट के लिए यही तो मैं इसी में आ रहा था। बहुत जरूरी था और मैंडेटरी था कि अगर आप जी। क्वालिफाई करेंगे तभी आप हिंदुस्तान की टीम का हिस्सा रहेंगे।
और उस केस में हमने देखा कि कई प्लेयर्स मिस कर गए टूर्स। संजू सैमसन मुझे याद आता है, या जी। एक दो प्लेयर और जो सेलेक्ट हो गए लेकिन क्योंकि योयो में पास नहीं हुए तो वो क्वालिफाई नहीं किए इंडियन टीम में। हम्म। और एक मापदंड था, और वो एक बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है। अगर आप हम्म। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं और उस लेवल पर खेलना चाहते हैं, और इतना सिंपल टेस्ट भी अगर आप पास नहीं कर सकते तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और यही उस समय बीसीसीआई ने भी बिल्कुल माना था इस बात को। कप्तान और कोच सेम पेज पर थे कि हमें फिट टीम चाहिए, और ये तो बेसिक एक टेस्ट था जो कि हमारे जो हम लोगों ने उसका मार्क रखा हुआ था वो बहुत कंट्रीज से कम था। वो पाकिस्तान हम्म। से भी कम था जो हम लोगों का अचीवमेंट का वो था। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप नहीं डिजर्व करते कि आप भारतीय टीम में खेलें। और हम्म। वो इसीलिए वो हाँ नजर आता था कि भारतीय टीम कितनी फिट थी उस समय। और अब मुझे लगता है कि शायद दोबारा बीसीसीआई सोचेगी इस तरफ, और सेलेक्टर्स और कप्तान और कोच देखेंगे इस तरफ की यो टेस्ट को। और एक फिट टीम हो तो दैट ऑलवेज ऐड 20% टू योर स्किल पार्ट। सवा भाई, आपको भी लग रहा है यूटी सिंधु सडनली सुर्खियों से गायब है? बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, इसका मतलब यूरो टेस्ट होता नहीं है। जो संकेत मिलते हैं, पहले बहुत संकेत आते थे कि ये खिलाड़ी पास नहीं कर पाया है, ये खिलाड़ी सेलेक्ट होके भी नहीं जा पाया। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है 1.5 साल से। संकेत तो ये मिल रहा है कि यूरो टेस्ट शायद साइडलाइन कर दिया गया पिछले कुछ सालों से। देखिए, होना चाहिए। एक और बात है राजीव के, जी। एक कैलेंडर ईयर में ना आप पहले से शेड्यूल बना लेते हैं कि आपको कब कब फिटनेस टेस्ट कराना है। ये सिर्फ योयो टेस्ट की बात नहीं हो रही। योयो टेस्ट अच्छा। के साथ साथ और कई सारे फिटनेस पैरामीटर्स हैं, 6 या 7 पैरामीटर्स हैं जिनको चेक किया जाता है। और वो कैलेंडर ईयर में आपको पहले डिसाइड कर लेना होता है, डिपेंडिंग कि आपकी एफटीपी क्या है, कि कब आप सभी खिलाड़ियों को एकजुट बुलाएंगे और वहां पर आप सबका टेस्ट कराएंगे। और ये मुझे याद है कि जो कोविड के पहले इस तरह का शेड्यूल बन गया था। अब ये कोविड के बाद क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर ये आवश्यक है कि इस प्रकार के फिटनेस जो पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, उसका आप एक शेड्यूल बना लीजिए, ताकि खिलाड़ी को भी मालूम हो कि कब कब वो फिटनेस टेस्ट होने वाला है, उस प्रकार से वो तैयारी करे। एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ राजीव के, देखिए, जब खिलाड़ी वापस एक दौर से आता है तो अपने घर चला जाता है। हम्म। वहां पर जो टीम के जो ट्रेनर हैं, वो पहले से उनको शेड्यूल बना के देते हैं जो उनको फॉलो करना होता है। एक डिवाइस दी जाती है जिसको पहनकर आपको ट्रेनिंग करनी होती है, और वो डिवाइस सारा फिटनेस रिकॉर्ड आपको मॉनिटर करती है। और जो टीम के जो ट्रेनर, उनको भी मालूम हो जाता है कि जिस खिलाड़ी को हम्म। मैंने एक शेड्यूल बना के दिया है, ट्रेनिंग शेड्यूल, क्या वो रेगुलरली फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या जो खिलाड़ी को शेड्यूल दिया जाता है जब वो दौरे के बाद वापस आते हैं उस ब्रेक में, क्या वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इन सब बातों पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और ध्यान देना होगा। और अगर कर रहे हैं उसके बाद ब्रेक डाउन हो रहा है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ी है। या जी। तो जो ट्रेनर शेड्यूल दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग जो 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 शेड्यूल बनाकर दे रहे हैं, वो उस खिलाड़ी के लिए उचित नहीं है। वहां पर कुछ जी। परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि जहां तक मुझे खबर है, अब हर एक खिलाड़ी के लिए एक अलग प्रकार का ट्रेनिंग शेड्यूल दिया जाता है। अब एक ऐसा नहीं है कि हम्म। पूरी टीम के लिए एक ही बन गया है, क्योंकि अलग अलग स्किल सेट के लिए अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब हमारी ट्रेनिंग जो जो रेजिमेंट है वहां तक पहुंच गई है। तो इन सब बातों पर मुझे लगता है एक बार फिर से गौर करने की आवश्यकता है। राजकुमार सर, अब चलिए, शमी तो इंजर्ड हो गए, उमरान मलिक को कॉल किया गया। सही फैसला आप देख रहे हैं? इन फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं थोड़ा? और ये क्योंकि न्यूजीलैंड में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की, उमरान मलिक को तरजीह दी गई बाकी तमाम तेज गेंदबाजों के ऊपर। कितना अच्छा फैसला देख रहे हो, मौका कितना बड़ा देख रहे हैं हम उमरान मलिक के लिए सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलना। अभी जो टीम गई थी उसमें रोहित नहीं थे, विराट नहीं थे, तमाम सीनियर खिलाड़ी नहीं थे। इन सब के बीच में खेलना, इनके साथ खेलना, क्योंकि जब वो आयरलैंड खेले तब भी रोहित विराट वगैरह नहीं थे। कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं उमरान मलिक के लिए? राजीव, अगर आपको याद हो जब वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही थी तब भी मैंने कहा था कि भले ही बुमराह हो तब भी शमी होने चाहिए थे उस जी। टीम में। खैर शमी बाद में आए। तो यहाँ पर भी मेरा मानना था कि इमरान मलिक को शुरू से ही होना चाहिए इस टीम में, क्योंकि हम्म। वो एक ऐसी प्रतिभा है जो एक डिफरेंट बॉलर है। भारत के पास एक ही ऐसा फास्ट बॉलर है जो 150 की स्पीड से बॉल डालता है। तो आपको उसको ग्रूम करना होगा, जितना जल्दी से जल्दी आप उसको ग्रूम करें, बड़े प्लेयर्स के साथ रखें, वो उनको समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि आपको कहाँ किन एरियाज में बॉल करनी है, किस तरह की गेंदबाजी करनी है। तो खैर देर आए दुरुस्त है। एक बहुत अच्छा फैसला मैं कहूंगा ये किया बीसीसीआई ने कि उनको भेज रहे हैं शमी की जगह पे। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उमरान मलिक के लिए सीखने के लिए, क्योंकि हम्म। विकेट्स बहुत आसान नहीं है फास्ट बॉलिंग के लिए। वहां पर बहुत ज्यादा
मदद नहीं मिलती है बांग्लादेश में, लेकिन हाँ उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐसे जी विकेटों पर किस तरह के लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। और अच्छी बात है कि वहां पर उनको सिखाने के लिए कोच और मैनेजर, कोच और कप्तान के अलावा और सीनियर प्लेयर्स भी हैं जो उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उमरान मलिक को। बांग्लादेश दौरे में उमरान मलिक, सभा भाई, कितना बड़ा मौका आप देख रहे हैं उमरान मलिक के लिए अपनी जगह सीमेंट करने का? न्यूजीलैंड में झलक उन्होंने दिखाई, अब क्योंकि आपका सीनियर तेज गेंदबाज इंजर्ड हुआ और उमरान मलिक को कॉल कर ली गई है, आप पहले से, आप दोनों लोग कह रहे थे कि उमरान मलिक होने चाहिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में, अब क्योंकि उनको मौका मिला, कितना कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं उमरान के लिए, और कैसे वो अपनी जगह सीमेंट कर सकते हैं? ना, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा अवसर है ये उमरान मलिक के लिए। हम्म। जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने न्यूजीलैंड में की थी उसी लय के साथ अगर यहाँ पर भी गेंदबाजी करेंगे तो आने वाले समय में वो एक मुझे लगता है उनकी जगह पक्की होनी चाहिए एक दिवसीय क्रिकेट में, क्योंकि अंत में आपको गति चाहिए और हमारे पास गति वाले पेस बॉलर इस समय उतने ज्यादा नहीं है, और अगर हैं भी तो उसमें कई सारे इंजर्ड हैं। और मुझे लगता है कि जब बॉलिंग यूनिट को कंपोज करते हैं तो आपको चंद चीजों का ध्यान देना होता है। एक तो कंडीशंस कहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, और उसके साथ साथ आपके पास किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, आपको सभी बेसिस कवर करने होते हैं। उनमें से एक बेस जो है वो आप स्विंग बॉलिंग के लिए रख सकते हैं, वो भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत कम नजर आता है, बिकॉज व्हाइट बॉल जो है वो सिर्फ 4 या 5 ओवर मैक्सिमम स्विंग करती है, चाहे कंडीशन जैसा भी हो। तो अंत में आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में गति चाहिए होती है, और अगर आपके पास गति वाले पेस बॉलर्स हैं तो उनको आप ठीक प्रकार से ग्रूम करो, उनको आप ठीक प्रकार से ट्रीट करें ताकि वो आपके लिए फिट रहें। और एक और बात है राजीव, अब मुझे लगता है कि जो नई सिलेक्शन कमेटी आएगी उनको सोचना पड़ेगा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्हें अब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी से हट कर देखना होगा। जसप्रीत बुमराह अगर वो फिट हो जाते हैं तो अलग बात है, वो आकर खेल सकते हैं। तो जिस तरह का इंजरी का पास्ट रिकॉर्ड रहा है उनका, और मोहम्मद शमी का भी अब जो हम देख रहे हैं, अब समय आ चुका है कि हम इन दोनों से हटकर अपने बॉलिंग यूनिट, पेस बॉलिंग यूनिट को तैयार करें। उस प्रकार से जी। आपको पेस बॉलर्स को ग्रूम करना पड़ेगा, और अगर आपकी ये सोच है तो मुझे लगता है उमरान मलिक का इंक्लूजन बहुत ही शानदार पहल है। अब आ जाते हैं जरा प्लेइंग 11 पे, क्योंकि रविवार को मुकाबला है और जो मैं तेज गेंदबाजों का डिपार्टमेंट देख रहा हूँ राजकुमार सर, बिल्कुल रॉ पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट लग रहा है। एकमात्र गेंदबाज अगर मैं देखूं शार्दुल है, और मोहम्मद सिराज को एक्सपीरियंस अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं, दीपक चहर, कुलदीप सेन और इमरान मलिक, ये 5 तेज गेंदबाज हैं। अब इनमें से आप 3 किसको खिलाना चाहेंगे? पहली चॉइस 3 कौन सी होगी राजकुमार सर आपकी? देखिए, मोहम्मद सिराज, दीपक चहर और उमरान मलिक, मैं जी। तो इन तीन के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहर एक विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं और सिराज भी अटैकिंग गेंदबाज हैं, और उसके बाद मिडिल ओवर्स में उमरान मलिक आए, तो ये एक मुझे लगता है कि अच्छा ट्राई होगा भारतीय टीम के लिए। सभा भाई, आप कैसे देख रहे हैं कुलदीप सेन जो अपनी स्विंग बॉलिंग, अपनी स्पीड से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहे, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और इमरान मलिक, ये पांचों एक तरह मेरे लिए तो बिल्कुल रॉ पेस बॉलिंग अटैक है। इसमें शार्दुल थोड़ा एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, बट उनकी स्पीड इतनी नहीं है जो थ्रेटन करे, या आप उनको थर्ड सीमर के तौर पे या फोर्थ सीमर के तौर पे आप रख सकते हैं। कैसे आप देख रहे हैं, किसको आप खिलाएंगे 3 गेंदबाज जो क्योंकि बांग्लादेश देखिए ओडीआई क्रिकेट हो या T20, आपको हमेशा चैलेंज तो करेगी अपनी पिचेस पे। मैं तो सहमत हूँ राजकुमार जी। के डिसीजन से। मुझे लगता है यही 3 पेस बॉलर्स को आपको खिलाना चाहिए। आपके पास उमरान मलिक अगर आ गए तो उनको आप 11 में निश्चित रूप से खिलाइए। वो पहले हम्म। 15 में क्यों नहीं थे, यहाँ पर हम लोगों ने उस पर भी सवाल उठाए हैं। हम्म। और इसके अलावा मोहम्मद सिराज जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, वो एक डेवलपिंग पेस बॉलर हैं। टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छा किया, व्हाइट बॉल क्रिकेट में धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी की, उनको आप खिलाइए, उनके पास भी गति है। और उसके साथ साथ कुलदीप सेन एक यंग एनर्जेटिक पेस बॉलर है, वो मुझे लगता है उनको मौका देना चाहिए। मे बी इस पहले वाले एक दिवसीय मैच में नहीं, दूसरे जी। वाले में आप ट्राई आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको पूल बनाने पड़ेंगे पेस बॉलर्स के, 5 या 6 पेस बॉलर्स की। शार्दुल ठाकुर फोर्थ सीमर की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं चाहता हूँ 5 मुझे अटैकिंग बॉलर्स चाहिए जो मुझे मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी करके विकेट हम्म। दें। इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरे पास 3 जो ऐसे पेस बॉलर हों, वहां पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ, जो मुझे विकेट लेकर दें। वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पेस बॉलर्स बॉलिंग करें। मैं चाहता हूँ टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स होने चाहिए जो आपको 10 ओवर डाल के दें और उसमें जी। विकेट लेकर दें। सब भाई, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में भी वही समस्या है। वॉशिंगटन सुंदर आपके ऑलराउंडर हैं, अक्षर पटेल और शहबाज अहमद, कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा आपके पास। अब आप दो ऑप्शन आपके लिए कौन से हो सकते हैं जिनको आप खिलाएंगे? वॉशी और अक्षर पटेल, यही 2 रहेंगे आपके पास, या तो आप फिर आपकी शहबाज को बल्लेबाजी। देखना चाहेंगे सभा भाई सीरीज में, वो कैसा करते देखिए, हैं?
अगर मैं शाहबाज को खिलाऊंगा तो मैं उनको नंबर 6 पर खिलाऊंगा। मैं उनके बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में देख रहा हूँ। अच्छा। उनके करियर को मैंने इस तरह से ट्रैक किया है कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं नंबर 6 नंबर 7 पर बंगाल के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जिस तरह से उन्होंने, और मुझे लगता है कि आईपीएल में भी अगर आप देखिएगा पिछले साल भी कई हाँ, बार वो बहुत नंबर 6 अच्छा पर किया खिलाए थे उन्होंने। विराट ने। जी जी, वहां पर विराट उन्होंने ने, अच्छा जी। किया है। तो वो एक बॉलिंग बिल्कुल। ऑलराउंडर नहीं है, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है। और हर एक मैच में जिस कंसिस्टेंसी के साथ ये लड़के ने परफॉर्म किया है वो काबिले तारीफ है। तो मैं अगर उनको खिलाऊंगा तो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में नहीं, एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में। और मेरे लिए वो हार्दिक पांड्या की जगह पर नंबर 6 पर खेलेंगे। तो मेरे लिए राजकुमार सर, ये वो एक आप सिक्स बॉलिंग ऑप्शन, यानी कि सिक्स तीनों बॉलिंग ऑप्शन स्पिनर के रूप खिलाने में पड़ेंगे उनको आपको, खिलाना चाहूंगा। बांग्लादेश की कंडीशन देखते हुए। राजकुमार सर, तीनों स्पिनर क्या खिलाएंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि 3 स्पिनर खेलेंगे राजीव वहां नहीं, पर, बैटिंग क्योंकि ऑलराउंडर की बात हो बांग्ला रही है जो राजकुमार सर कह रहे हैं, सवा भाई कह रहे हैं जो। नहीं नहीं मेरा मानना है यहाँ पर कि सफिशिएंट बैटिंग है भारत के पास, और अभी शाहबाज को शायद अपनी बारी का इंतजार करना होगा। तो भारत शायद वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के साथ जाए, क्योंकि अक्षर एज इट इज अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो बहुत शानदार खिलाड़ी हैं लेकिन शाहबाज, अगर लेकिन आप अभी राजकुमार सर उन्हें शाहबाज को नहीं खिलाएंगे, आपके पास सिक्स बॉलिंग ऑप्शन के लिए कोई नाम नहीं है। दीपक हुड्डा टीम में नहीं है, हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है। आप फिर वही फंसेंगे जैसे हम फंसे हैं न्यूजीलैंड में। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा आपका सिक्स बॉलिंग ऑप्शन कौन है। और ये सवा भाई बहुत पहले से, मुझे लग रहा है सवा भाई और ब्रैंडन मैकुलम एक पेज पे आज को सोच रहे हैं, एक तरह के दोनों विकेट कीपर्स। अटैकिंग क्रिकेट, सिक्स बॉलिंग ऑप्शन, जाते ही बेसबॉल करना, पहली बॉल से मारना है। कैसे आप देख रहे हैं बताइए? सिक्स बॉलिंग ऑप्शन है ही नहीं आपके पास टीम में। अब देखिए, फिर ये टॉसअप होगा बिटवीन शार्दुल ठाकुर और इनके बीच में, शाहबाज के बीच में। और मुझे लगता है कि डिपेंड करेगा कि किस तरह की विकेट्स हैं वहां पर। अगर वो थोड़ा सर, फेवरेबल होंगे आपसे बढ़िया कौन बल्लेबाजी बता की। सकता है बांग्लादेश की विकेट के बारे में? आप कैसी बात कर रहे हो? लोगों को आंख मुंह कितने साल आपने वहां लीग खेला है, इतने पैसे लेके हाँ, आए बांग्लादेश से, कम से कम पिच के बारे में तो बता ही दीजिए। वहां नहीं, पे सेपरेट मैंने बैंक पहले ही अकाउंट कहा भी है था। राजकुमार। टका लेके, टका पैसे, टका वो से। मैंने बोला ना, उमरान मलिक के लिए मुश्किल होगी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि वहां की विकेटें बहुत फ्लैट है, और कुछ नहीं, फास्ट बॉलर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है उस केस में। बिल्कुल आप लेकिन सब इनको। नहीं, अब फिर तो आपको शाबाश खिलाना पड़ेगा। शार्दुल को आप 4 सीमर मैं लेके बांग्लादेश में नहीं खेल सकते हैं किसी भी हाल में। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं उस तो केस डेली में होते तो देख रहा शाहबाज हूँ, को। जो टीम है मैं वहां पे डेली होते देख रहा हूँ शाबाश का, बांग्लादेश में। मैं तो चाहता नहीं, हूँ कि बिल्कुल शाहबाज अहमद शाहबाज खेले। खेलते हुए दिखेंगे। क्योंकि नहीं, क्योंकि बिल्कुल ठीक राजकुमार ये है। शाहबाज, राजकुमार शाहबाज और शार्दुल ठाकुर में कोई कंपैरिजन नहीं है। शार्दुल ठाकुर को अगर आप खिलाएंगे तो वो आपके वन ऑफ द 5 बॉलर्स होंगे, वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे। जी, शाहबाज ठीक अहमद को बात अगर है। आपको खिलाना है तो वो एक 6 बॉलिंग ऑप्शन के रूप में खेल सकते हैं नंबर 6 पर। और मुझे लगता है ये विकल्प आपको तैयार करना होगा, चाहे वो दीपक हुडा हो, चाहे नहीं, ये वो अच्छी हार्दिक चॉइस। पांड्या हो, या फिर शाहबाज अहमद क्यों ना। अगर आपके पास कोई और बैटिंग ऑलराउंडर है जो सीम अप कर सकता है, उसको भी आप तैयार कीजिए। और इस तरह के खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं इस समय। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल अच्छी चॉइस है। शाहबाज को आप 6 या 7 नंबर पर खिला सकते हैं। चलिए अब ये तो 6 पे है राजकुमार। 6 पे चलिए। तो ये मतलब 3 सीमर, वॉशिंगटन सुंदर और साथ ही अक्षर पटेल, ये 5 और शाहबाज, 6 प्लेयर तो हमने चुन लिए। तो 5 बल्लेबाज अब कौन से होंगे राजकुमार सर? अब आप बताएं जरा। देखिए, ओपन रोहित करेंगे। और रोहित के साथ में दूसरे ओपनर कौन है इस टूर पे? एक तो इतनी टीमें बन शिखर। रही के हैं कि राहुल और शिखर धवन, आप किसको खिलाएंगे? मैं तो आई वुड लाइक टू गो विद शिखर धवन, क्योंकि लेफ्ट चलिए राइट 2 हो गए। कॉम्बिनेशन में रखना विराट चाहूंगा। कोहली 3 हो गए। तीन 3 नंबर पर विराट, 4 पर सूर्या, सूर्या नहीं सूर्य है है टीम नहीं पांच टीम में, में। पर सूर्या टीम में नहीं है राजकुमार सर। रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर और राहुल त्रिपाठी मिडिल ऑर्डर में है, और ऋषभ पंत और ईशान किशन 2 विकेट कीपर है आपके पास। ईशान किशन, और दूसरे विकेट कीपर ऋषभ पंत। तो ऋषभ खेलेंगे वो नंबर 4 पर। और नंबर 5 पर मैं चाहूंगा राहुल त्रिपाठी को खेलते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि उस प्लेयर ने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है और डोमेस्टिक क्रिकेट में, और एक शानदार खिलाड़ी है। उसको बेचारे को चांस नहीं मिला है। तो लेकिन मेरा मानना है अब कि राजकुमार सर, आप लोग कहते हैं वाइस कैप्टन कैसे ड्रॉप करें? आपने सीरीज के पहले मैच में वाइस कैप्टन को ड्रॉप कर दिया, के राहुल को। तो मैं जब सवाल उठाता हूँ कि वाइस कैप्टन क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता, तो आप आज तो जवाब दे दिया आपने। सवा भाई, वाइस कैप्टन ड्रॉप होगा? नहीं, फिर अगर वो वाइस कैप्टन है तो ड्रॉप नहीं होंगे वो फिर। तो कहाँ पे खिलाओगे उसको? और और बताइए। और बांग्लादेश इस केस में आप शिखर शिखर धवन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को भी बाहर बिठा रहे हो, वो भी गलत है। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ बांग्लादेश को बैट्समैन खेल रहा हूँ।
मेरे हिसाब से इस लाइनअप में केएल राहुल की जगह नहीं बनती है। चाहे वाइस कप्तान, बिल्कुल चलिए वो अलग सिलेक्शन कमेटी ने बनाया था। आपको नंबर 4 बिल्कुल। पर या तो आप श्रेयस अय्यर को देख सकते हैं या राहुल त्रिपाठी को देख सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि अब जिस तरह से राहुल त्रिपाठी और रजत पाटीदार ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में रन बनाए हैं, जिस गति से वो रन बनाते हैं, मैं चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि राहुल त्रिपाठी को मौका मिलना चाहिए नंबर 4 पर। नंबर 4 और नंबर बिल्कुल 5 पर आप फ्लोटर की जगह तैयार कर सकते हैं। हम्म मुझे अभी भी लगता है ऋषभ पंत को नंबर 5 पर आना चाहिए खेलने के लिए। और अगर आप शाहबाज अहमद को खिला रहे हैं नंबर 6 पर, तो वो एक फ्लोटर की पोजीशन है। तो नंबर 4 पर हम्म। आप ऋषभ पंत को भेज दीजिए, नंबर 5 पर आप राहुल त्रिपाठी को रखिए और नंबर 6 पर शाहबाज अहमद को रखिए। तो लेकिन उस क्या तरह से आप जी जी सब वही बात पूरी करें। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत फ्लोटिंग पोजीशन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास देखिए, ये वाला जो 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 वनडे मैच होने वाला है, यहाँ से लेकर विश्व कप तक आपको सिर्फ 18 एक दिवसीय मैचेस मिलेंगे राजीव। आपके पास हम्म। समय ज्यादा नहीं है। आप ये चाहते हैं कि जो आपके 11 विश्व कप में खेलें, वो कम से कम 15 से 16 एक दिवसीय क्रिकेट मैच उनको खेलना चाहिए विश्व कप के पहले। तो आपको इस तरह से सोच विचार के आपको तैयारी करनी होगी। अब समय ज्यादा बचा नहीं है आपके पास, ना तो एक्सपेरिमेंट का समय है, ना तो बैटिंग ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट का समय है। जी राजकुमार सर, अब बताइए ना, चार तो आप चार में तो हटाने, शिखर, रोहित, विराट और नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर क्योंकि बहुत अच्छा करके आ रहे हैं न्यूजीलैंड में। नंबर 5 पे आपके ऋषभ पंत। फिर अगर आप शहबाज खिला रहे हैं तो फिर आप फिर किसी की जगह नहीं है। और शहबाज को अगर आप ड्रॉप करते हैं, सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाते हैं, देन आप के राहुल को कंपनसेट करने के लिए शायद वहां पे खिला सकते हैं। क्या आप ये भी देख रहे हैं कि ईशान किशन और ऋषभ पंत दोनों न खेलें, के राहुल से विकेट कीपिंग करा दी जाए वाइस कैप्टन को कंपनसेट करने के लिए? ये होता है इंडियन क्रिकेट में। नहीं नहीं, आप मुझे सर नहीं मुझे मुझे नहीं लगता कि 2 विकेट कीपर होते हुए केएल राहुल को आप 11 में खिलाए ऐसे विकेट कीपर। केएल राहुल मतलब खेलेंगे जरूर, वाइस वाइस कैप्टन चलिए, है, अच्छी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप लोग है। मान अरे रहे हैं कि वाइस कैप्टन अरे तो हो सकता है। अरे मैं तो इसी पे आ राजीव रहा था खाली। राजीव इस तरह की 15 बनाई तो क्यों बनाई? यहाँ सीरियसली। तो परेशानी हम लोग के लिए बढ़ गई है। आप सोचिए टीम मैनेजमेंट के नहीं, साथ क्या हो रहा होगा इस समय। आप नहीं चाहेंगे कि वाइस कैप्टन बाहर बैठे। मैं नहीं चाहूंगा कि शिखर जैसा एक्सपीरियंस नहीं, जो शिखर तो ड्रॉप हो ही कप्तानी नहीं करके सकता। आ मैं रहा है। अभी वो आर्टिकल बहुत पढ़ रहा था, उसमें दिनेश कार्तिक ने भी कहा कि इस जोड़ी के बारे में, तोड़ने के बारे में सोचने ही नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप तक यही जोड़ी होनी बिल्कुल। चाहिए, शिखर और रोहित शर्मा की। नहीं नहीं, खैर वो तो उनका के अपना राहुल को आप वो। लोग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मान रहे? सिंपल ही होगा, हमारा जो पैनल है वो कह रहा है कि के राहुल मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, उन्होंने अच्छा किया ओपन में, तो अगर वो खेलें तो एज ए ओपनर ही खेलेंगे। सबा भाई, आपके में नजर में भी वो मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं है उनकी? नहीं, मुझे लगता है कि आप उनको तैयार कीजिए एक वायबल ओपनिंग ऑल्टरनेटिव के लिए, कि अगर रोहित शर्मा और शिखर धवन में से हम्म कोई आने वाले समय में अनफिट हो जाता है या खराब फॉर्म से गुजर रहा है, तो अगर आपको एक और ओपनर रखना है टीम में, तो फिर आप केएल राहुल को जगह दे सकते हैं। पर इस समय मुझे हम्म। लगता नहीं कि मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह है, क्योंकि आपके पास इतने शानदार कंटेंडर्स हैं। आप फिर वही कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अभी तो समय देखिए, हो सकता है कि बांग्लादेश श्रृंखला में फिर से हम सिर्फ 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरे और श्रृंखला जीत जाए, पर वो बहुत हम्म। बड़ी गलती होगी राजू। फिर से हम वही गलती दोहरा रहे हैं। आपको आने वाले समय में वर्ल्ड कप के बारे में सोचना है कि आपका मुकाबला वहां पर टॉप क्वालिटी टीम के साथ होने वाला है। और अगर हाँ। आपने ये, देखिए मैं मान सकता हूं कि अगर आपका ये टेम्पलेट हो कि नहीं मैं 5 बॉलर के साथ ही खेलूंगा, तो फिर वो 5 बॉलर जो हैं आपके, इतने ये बॉलिंग यूनिट है आपकी इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। तब आप और बट एक्सटेंड कर दीजिए अपनी बल्लेबाजी, जिस तरह से हम लोगों ने किया यहाँ पर। अक्षर पटेल और वाशी सुंदर दोनों मुझे लगता है कि बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं। आपको टॉप 5 बॉलर चाहिए जो आपको 10 के 10 ओवर डाले, तो आप फिर अलग टेम्पलेट बनाएंगे उसके लिए। और अगर बट आपको बट लगता है कि आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, तो अभी आप यहाँ से उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देखिए राजकुमार सर, ये इंडियन पिचेस पे या एशियन पिचेस पे संभव नहीं है कि आप 5 बॉलर के साथ जाए और किसी की पिटाई ना हो। इतने फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, तो 6 बॉलिंग ऑप्शन तो आपको चाहिए चाहिए। और ऐसे में यह मुझे तो लग रहा है बहुत बेस्ट जगह है बांग्लादेश, जहां पे आप शाहबाज को खिला के, आप दीपक हुड्डा होते हैं, वट जो होते हैं, आप उस ऑप्शन के साथ जाए। आप देखिए कि आपका 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ प्लान किस तरह चल रहा है, ना कि आप किसी को कंपनसेट करने के लिए के राहुल हो या शिखर धवन हो या ऋषभ पंत हो, आप कंपनसेट करने चले जाएं और आप अपना 6 बॉलिंग ऑप्शन हटा दें। मेरे लिए 6 बॉलिंग ऑप्शन बहुत जरूरी है इस बांग्लादेश दौरे पे। क्योंकि अगर आपको टारगेट करना है, जैसे सभा भाई कह रहे हैं, आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा कि हम इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस रणनीति के साथ जाएंगे, और तभी आप वर्ल्ड कप में सरवाइव कर पाएंगे। राजीव, हम सब यही चाहते हैं कि 6 बॉलिंग ऑप्शन हो, लेकिन कल आपको देखेगा कि भारत 5 ही गेंदबाजों के साथ जा रहा है। मतलब ये के राहुल मेरा खिलाएंगे, मानना आप है। आप मानेंगे नहीं? मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा कि शाहबाज
अनफॉर्चुनेटली नहीं खेलेंगे, जबकि उन्हें खेलना चाहिए और बिल्कुल भारत को छठे बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। और हाँ। मुझे लगता है कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि भारत के पास एक ऑलराउंडर हो। हार्दिक पांड्या अगर कहीं अनफिट होते हैं तो भारत के पास दूर दूर तक कोई ऑलराउंडर नहीं दिख रहा है। और वो ग्रूम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है वर्ल्ड कप से पहले, कि आपके पास एक प्लेयर हो। और वो शाहबाज अहमद बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं वो। तो कुल मिला के उनको ग्रूम किया जाना चाहिए पहले मैच से ही, लेकिन मुझे ऐसा हम्म। होता दिखाई नहीं दे रहा है कल। ये भी हो वह सकता है मतलब विराट कोहली को नंबर 4 पे भेजा जाए राजीव, और नंबर 3 पर केएल राहुल को खिलाया जाए। विराट इसके लिए तैयार होंगे आपको लग रहा है? राजकुमार सर तो गाड़ी से कूद जाएंगे अगर नंबर 3 का स्लॉट छोड़ा उन्होंने तो। गाड़ी कहाँ के लेट जाएंगे बहुत बहुत बार छोड़ा है क्योंकि उसने, और बहुत बहुत, बार मेरे से नहीं और बहुत आपने बार डाटा डांट दिया भी खाई है मेरे से। आपने डाटा दिया कई बार कि जो बिल्कुल जिस नंबर पे 70 बिल्कुल सेंचुरीज है क्यों जो छोड़ना है वहां पे 71 सेंचुरीज हो गई अब तो। बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है। जब वहां पे आप टीम के लिए अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूट चलिए कर रहे हो तो राजकुमार आपको सर, जरूरत नहीं। क्रिकेट सेशन वहाँ विराट की बड़ी धुआंधार बल्लेबाजी की हम सबने वीडियो भी देखा। क्या 72 73 कम से कम 2 सेंचुरीज देखे हैं हम इस दौरे पे? या 75 देखे सीधे? 4 मैचेस हैं क्योंकि 3 और 2 नहीं 5 राजीव, मैचेस मैं इसमें हैं। इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। पिछले एक दो साल में मैंने बहुत कुछ उम्मीद की और जब 71वां 100 आया तो वहां पर आया जहां पर किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, हाँ। अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20 में। तो ये तो मैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ूंगा कि क्या ऊपर वाले ने उनको देना है। तो नहीं बस वो आप अच्छी क्या क्रिकेट देखे खेल हैं? रहे हैं, मैच देख। आप तो डिनर करके आए तो आप भी कुछ गुरु मंत्र दे के आए होंगे मुंबई के, तो ऐसे तो आज नहीं होंगे। गुरु मंत्र नहीं, डेफिनेटली। देखिए, वो सकते हैं। आशीर्वाद तो उसके लिए हमेशा रहता है। वो जो सीख होती है, जो बचपन से उसको कहता आया हूँ कि अपना गेम खेलना है, शुरू में टाइम लेना है, शुरू में कुछ पर्टिकुलर एक दो स्ट्रोक्स हैं जो मैं बोलता हूँ नहीं मारने हैं तुमने। तो उस तरह की चीजें तो हैं, वो हमेशा रहेंगी। वो भले कितना ही बड़ा प्लेयर हो जाए, मुझे तो वो चीजें मतलब एक हाँ। ऑटोमेटिक दिल से निकलती हैं, तो वो मैं बोलता ही हूँ उसको। समा भाई बांग्लादेश की थोड़ी बात करें, लिटन दास को कप्तान बना दिया गया। वन ऑफ द फेवरेट इनिंग जो मैंने वर्ल्ड कप में देखी है ग्राउंड से वो थी लिटन दास की बैटिंग। शाकिब भी टीम में आ गए। बांग्लादेश कितना आपको लग रहा है चैलेंज कर रही है? हालांकि टस्किन भी इंजर्ड हो गए हैं जो उनके पेस बॉलर थे, बड़ा इम्पैक्ट वो डाल रहे थे। तमीम इकबाल जिनका भारत के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है वो भी बाहर है पूरी ओडीआई सीरीज के लिए। कुछ चैलेंज देख रहे हैं आप बांग्लादेश को? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चैलेंज हमें फेस करना पड़ेगा जी। राजीव, क्योंकि बांग्लादेश की जो चयनकर्ता है, जो टीम है, वो अभी भी वो इस बात पर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब समय आ चुका है कि यंगस्टर्स को और ज्यादा मौका दिया जाए। अब हम्म। वापस बहुत सारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के ऊपर जा रहे हैं जिनका प्रदर्शन पिछले जमाने में भी उतना अच्छा नहीं रहा था। हाँ तो अब उनको शरीफुल को यूथ में बुलाया इन्वेस्ट इन्होंने अभी। जी। उनको अब यूथ में इन्वेस्ट करना होगा, और ये अच्छा मौका है कि आप यूथ में इन्वेस्ट कीजिए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने लिटन दास को कप्तानी जी। का कप्तान बनाया है, क्योंकि लिटन दास बांग्लादेश की तरफ से सबसे हाईएस्ट रन गेटर है एक दिवसीय क्रिकेट में इस समय, या वाइट बॉल क्रिकेट में इस समय। तो वो अच्छी बात है। उसके साथ साथ उनके अगर हम पेस बॉलिंग देखें तो मुशफिकुर रहीम है, शरीफुल इस्लाम भी वही लेफ्ट आर्म लेफ्ट आर्म सीम बॉलिंग करते हैं। एक ही पेस बॉलर था एकमात्र जो जिसके पास गति थी, तस्कीन अहमद, वो इंजर्ड हो गए इस समय। तो ये बहुत ही कठिन दौर है बांग्लादेश के लिए, और उनका उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा नीचे है इस समय। जी। शाकिबुल हसन उनके उनके मेन ऑलराउंडर हैं, उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही कठिन दौर से इस समय बांग्लादेश की टीम गुजर रही है। और हमारी टीम में बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा चैलेंज हमें देखने को मिलेगा, ना ही केवल वनडे में पर टेस्ट क्रिकेट में भी। क्या क्लीन स्वीप की उम्मीद रखे हैं राजकुमार सर? और क्या कुछ चैलेंजेस इंडिया को अपने लिए रखना चाहिए आपको इस सीरीज में? आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए राजीव, बहुत आसान नहीं होगा भारत के लिए। बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है और एक शानदार टीम है वो। और जिस तरह की गेंदबाजी है उनकी, रन बनाना उनके अगेंस्ट बहुत आसान नहीं होता है। हाँ दो तीन ऑफ काफी स्पिनर उनके बड़े बड़े ही खतरनाक वाले हैं। और साके वगैरह जो जो जैसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं चोर बॉलिंग बड़ी अच्छी है उनकी। हाँ। तो बहुत आसान नहीं होगा। एक अच्छी सीरीज होने की उम्मीद है। भारत 100% सीरीज जीतेगा, लेकिन बिल्कुल हम क्लीन स्वीप पे हैं तो मुझे थोड़ा सा डाउट है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पहला मैच रविवार को खेला जाएगा। ढाका में पहला मैच खेला जा रहा है जहाँ पर भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ दो दो हाथ करती नजर आएगी। शुरुआत भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं हुई। मोहम्मद शमी इंजर्ड हो गए, ओडीआई सीरीज से बाहर है। उमरान मलिक की वापसी हो रही है।
अब ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि उमरान मलिक सीधे क्या पहला मैच खिलाए जाते हैं, उनको इंतजार करना पड़ता है। कुलदीप सेन क्या यहाँ पे डेब्यू करते हैं आपको नजर आएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि क्या भारत अपने 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाएगा या वो 5 बॉलिंग थ्योरी के साथ ही रहेंगे। और ऐसे में जो एक खतरा हमेशा रहता है कि एक बॉलर का आउट हुआ और फिर पूरा समीकरण मैच का बिगड़ जाता है, क्या उस डर से भारतीय टीम निकल पाएगी। तो इंतजार करना पड़ेगा रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ क्या कुछ रणनीति लेके आते हैं। जिस तरह की रणनीति ब्रैंडन मैकुलम इंग्लैंड के लिए बना रहे हैं, क्या कुछ उस तरह का समीकरण हमें देखने को मिलता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी बांग्लादेश दौरे से शुरू हो जाएगी। इस बात के संकेत न सिर्फ बोर्ड की तरफ से मिले हैं बल्कि टीम मैनेजमेंट भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। तो चलिए आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।